नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव का गणित हमेशा ही सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका रहा है। अब तक 15 में से 14 उपचुनावों में सत्ता पक्ष को ही जीत मिली है। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने यहां से काजी निजामुद्दीन को ही उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने करतार सिंह बडाना को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर दिवंगत विधायक सरवर करीम अंसारी के पुत्र उदयपुर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया है। मंगलौर विधानसभा को हमेशा से ही मुस्लिम उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंचाता रहा है। साल 2002 से लेकर के साल 2022 तक के विधानसभा चुनाव में यहां से कभी बीजेपी जीत नहीं पाई है। मंगलौर विधानसभा सीट राज्य के गठन के बाद से अस्तित्व में आई थी। इससे पहले मंगलौर लक्सर विधानसभा सीट का हिस्सा हुआ करती थी। राज्य गठन के बाद से वर्ष 2002 और 2007 में हुए विधानसभा चुनावों में बसपा ने काजी निजामुद्दीन को लगातार दूसरी बार यहां पर जीत दर्ज की थी। पहली बार उन्होंने लोक दल के प्रत्याशी और दूसरी बार कांग्रेस के हाजी सरबत करीम अंसारी को चुनावी मैदान में परास्त किया था। बीजेपी दोनों बार चौथे स्थान पर रही। इसके बाद वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने पाला बदल लिया। बसपा से 2 बार के विधायक रहे काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जबकि हाजी सरबत करीम अंसारी ने बसपा में शामिल हो गए थे, बसपा का दामन थाम लिया था। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव का गणित हमेशा ही सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका रहा है, सत्ताधारी दल के पक्ष में रहा है। अब तक हुए 15 में से 14 चुनाव बताते हैं कि लगातार यहां पर उपचुनावों में जो जीत का आंकड़ा रहा है सत्ताधारी दल के पक्ष में मिला है। उत्तराखंड में विधानसभा का पहला उपचुनाव साल 2002 में हुआ। रामनगर सीट पर यह चुनाव हुआ, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने कांग्रेस के टिकट पर यहां पर चुनाव जीता था। इसके बाद प्रथम विधानसभा में भी द्वाराहाट से यूकेडी विधायक विपिन त्रिपाठी के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव कराना पड़ा, जिससे यूकेडी के टिकट पर त्रिपाठी के पुत्र पुष्पेंद्र त्रिपाठी निर्वाचित हुए। इसके बाद प्रदेश में 13 सीटों पर अलग अलग समय में यहां पर उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें हर बार हमेशा की तरह सत्ताधारी दल को ही यहां पर सफलता मिली है। हालांकि लोकसभा उपचुनाव में विपक्ष को भी जीत मिली है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये पूरा आंकड़ा जानेंगे। देखिए, मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की वजह क्या है। साल 2022 में मंगलौर विधानसभा से बसपा के जो सरबत करीम अंसारी चुनाव जीते थे, उनका यहां पर निधन हो चुका है। पिछले लंबे समय से वो बीमार थे और लंबी बीमारी के चलते सरबत अंसारी करीम का निधन हो गया था, जिसके बाद से ये विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस विधानसभा सीट के खाली होने के बाद, उनका निधन होने के बाद में ये विधानसभा सीट खाली हो गई। उसके बाद से यहाँ पर लगातार उपचुनाव की कयास लगाए जा रहे थे और डिमांड भी उठ रही थी। चुनाव आयोग ने 14 जून को चुनाव से संबंधित यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया। चुनाव आयोग ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया तो तमाम सियासी दल एक्टिव हो गए। मंगलौर में 14 जून को ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जिस वक्त नोटिफिकेशन जारी हुआ उस वक्त चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मंगलौर में 21 जून को नामांकन की अंतिम तिथि रखी गई। 21 जून तक सभी पार्टियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। इसके बाद 24 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनी में जिन भी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था उनकी स्क्रूटनी की गई, लेकिन 26 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। जिसके बाद से यहां पर लगातार सियासी माहौल गरमाया गया। अब देखिए, इस विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को यहां पर वोटिंग होनी है, मतदान होना है। 10 जुलाई को मंगलौर की विधानसभा सीट पर मतदान होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि मतदान के बाद में 13 जुलाई को यहां पर मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। तो चुनाव आयोग ने 10 जुलाई वोटिंग का दिन रखा है, तो वहीं 13 जुलाई यहाँ पर काउंटिंग का दिन है, मतगणना है और उसी दिन रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे, रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे, नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये वजह रही है उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव। मंगलौर में उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी पहली बार मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत की उम्मीद से उतरी है। हालांकि अभी तक बीजेपी यहां से जीत नहीं पाई है। हरिद्वार जिले की यह मुस्लिम बहुल सीट उसके लिए हमेशा से ही अभेद्य दुर्ग रही है। यहां पर अब तक हुए सभी चुनावों में
उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार अवैध दुर्ग को फतेह करने के लिए इरादे से नई रणनीति के साथ में इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी है। चुनाव लड़ाने के लिए राज्य से बाहर से लाए गए करतार सिंह भड़ानी को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है और ये शायद उन्हीं की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि शायद बीजेपी को जीत की उम्मीद है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उसके प्रदर्शन पर नजर दौड़ाएं तो इस सीट पर बीजेपी को अभी तक सबसे अधिक 24,101 वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो उसका वोट घटकर के 21,000 रह गया। 24,000 2019 में मिले, लेकिन 21,000 यहाँ पर 2024 के विधानसभा चुनाव में मिले, वोट घट गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अगर नजर डालें तो 16,964 वोट हासिल किए थे बीजेपी ने, लेकिन 2022 की अगर बात की जाए तो 18,763 वोट मिले, यानी कि 5 साल में वो महज 1,799 वोट ही बढ़ा सकी है। ये बीजेपी का आंकड़ा है तमाम चुनावों का और लोकसभा चुनावों का। एक भी चुनाव में वो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के आसपास भी नजर नहीं आई है और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने मंगलौर में चुनाव जीतने के लिए सारी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मंगलौर में डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम सांसद भी बीजेपी ने यहां पर चुनाव प्रचार में लगा दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि बीजेपी अब पूरी ताकत यहां पर झोंकी हुई है। देखना होगा कि ये चुनाव उपचुनाव बीजेपी जीतती है या नहीं जीतती है। तो चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं मंगलौर विधानसभा सीट का सियासी इतिहास क्या है इस विधानसभा सीट का इतिहास। 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे। 2000 का वक्त था जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद से ही मंगलौर की जो विधानसभा सीट है अस्तित्व में आई। 2000 में राज्य का गठन हुआ, उसके बाद ये मंगलौर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। लेकिन 2002 में यहाँ की अगर बात की जाए तो पहला जो विधानसभा चुनाव माना जाता है वो 2002 में होता है। राज्य के गठन के बाद से ही लगातार यहाँ पर 4 बार चुनाव हुए हैं और 3 विधानसभा चुनाव में ये जो सीट है बसपा के खाते में जाती रही है। 3 बार जो चुनाव जीता है अभी तक वो बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार यहाँ से चुनाव जीता है, जैसा कि हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए साल 2002 से लेकर के साल 2012 तक लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो काजी निजामुद्दीन है लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। ये वो आंकड़ा है 3 बार का। 2002 से लेकर के 2012 तक लगातार यहाँ पर काजी निजामुद्दीन जीतते रहे। साल 2012 में बसपा के ही सरबत यहाँ पर करीम चुनाव जीते, वो विधायक बने। साल 2017 की अगर बात की जाए तो काजी निजामुद्दीन ने दल बदल किया और दल बदल के बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2017 में काजी निजामुद्दीन कांग्रेस से विधायक बने, चुनाव जीता, विधायक बने। इसके बाद से साल 2022 की अगर बात कर ली जाए तो साल 2022 में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर फिर से बैक किया और सरबर करीम अंसारी यहाँ से चुनाव जीते और फिर से विधायक बने। तो ये अभी तक का मंगलौर विधानसभा सीट का इतिहास रहा है। राज्य के गठन के बाद से ही लगातार यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है 3 बार, लेकिन 1 बार कांग्रेस का कब्जा जरूर रहा है। यहाँ पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है। राज्य के गठन के बाद से मंगलौर विधानसभा सीट जब अस्तित्व में आई तो उसके बाद में 2002 में यहाँ पर पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए, तब से लेकर के 2012 तक बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर कब्जा जमाई रही। तो ये थोड़ा इतिहास बताता है कि लगातार यहाँ पर बीजेपी जीत की कोशिश में है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी 23 हारी हुई सीटों पर अपना वोट बैंक बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इन हारी हुई सीटों में मंगलौर भी शामिल है। मंगलौर में पार्टी ने सभी बूथों पर अपनी कमेटियां बनाई हुई है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी बताते हैं कि हमारी बूथ कमेटियों में मुस्लिम वर्ग के कार्यकर्ता भी शामिल है। वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ने के लिए पूरी क्षमता के साथ में काम कर रहे हैं। चुनाव में इसके सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। जानकारों का यह भी मानना है कि बीजेपी इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच मुस्लिम वोटों के बंटने की उम्मीद कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर बाकी वोट भी उसकी झोली में गिरेंगे। उपचुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को असहज कर रहे हैं। बीजेपी यहां पर आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं के अनुसार इन दोनों मुद्दे पर
विपक्ष भ्रम और झूठ का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। ये टिप्पणी है बीजेपी की, ये दावा है बीजेपी का। हम मतदाताओं के बीच में जाकर साफ कह रहे हैं, ना तो संविधान बदलने वाला है और ना ही आरक्षण खत्म होने वाला है। ये बीजेपी ने फीडबैक दिया है, बीजेपी ने बैक किया। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है, यह विपक्ष का झूठा प्रचार है। ये बीजेपी की टिप्पणी है। तो चलिए अब जानते हैं कि मंगलौर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण कैसा है, क्या कहते हैं वहां के जातीय समीकरण, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे। मंगलौर विधानसभा में लगभग 1,19,000 वोटरों की संख्या है। ये सभी वोटरों की संख्या है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात की जाए कि मुस्लिम और दलित वोटर ही यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर वोटरों की बात की जाए तो मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा है मंगलौर विधानसभा में। मंगलौर विधानसभा में मुस्लिम वोटरों का दबदबा है, वो ही निर्णायक भूमिका में है। मंगलौर विधानसभा में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा होने के बाद देखिए, मंगलौर विधानसभा में अगर लगभग मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो करीब 40% मतदाता यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मंगलौर विधानसभा में 62 से लेकर 65,000 मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है और यही कारण है कि उनका दबदबा है। मंगलौर विधानसभा में 7,000 जो है गुर्जर वोटर है। गुर्जर वोटरों की संख्या भी लगभग 7,000 के करीब है। इसके अलावा मंगलौर विधानसभा में करीब 10,000 जो है जाट मतदाताओं की संख्या है, 10,000 के करीब में। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मंगलौर विधानसभा में अगर एससी अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बात की जाए तो करीब 18 से लेकर की 20,000 के करीब में यहाँ पर एससी अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि मंगलौर विधानसभा में एससी और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, दबदबा दोनों ही जातियों का है। तो उत्तराखंड की गंगा नगरी हरिद्वार है। इस जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, इनमें से एक मंगलौर विधानसभा सीट भी है। इस विधानसभा सीट का इतिहास बेहद ही दिलचस्प रहा है। यहाँ पर राज्य बनने के बाद से ही कांग्रेस और बसपा के बीच में ही कड़ा मुकाबला होता रहा है और अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। देखिए, बसपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें काजी निजामुद्दीन सबसे ज्यादा 3 बार यहाँ पर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं। 2017 में काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। असल में इस सीट पर बसपा का जो है मजबूत जनाधार है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दोनों सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा। बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है, जबकि मंगलौर में बसपा और बीजेपी के आमने सामने पहाड़ बनकर खड़ी हुई है और दोनों ही पार्टियों के बीच में अब घमासान होने वाला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोनों सीटों पर हारी थी। बद्रीनाथ में कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी चुनाव जीते थे, जबकि मंगलौर सीट पर बसपा के सरबत करीम अंसारी यहां पर चुनाव जीती थी। भाई, बीजेपी दोनों सीटों पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है। प्रचार को तेज करने के लिए बीजेपी अगले सप्ताह दोनों सीटों पर अपने प्रचारक भी उतारने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर कैबिनेट मंत्री और सांसद भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दोनों सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ता जीत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, चुनाव भी प्रचार कर रहे हैं दोनों। और देखिए, जल्द ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी प्रचार के लिए मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को मंगलौर का किला भेदने में इतनी चुनौती क्यों है। चलिए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये भी जान लेते हैं कि बड़ी चुनौती क्यों है, मंगलौर भेदना बीजेपी के लिए चुनौती क्यों है। देखिए, इस बार बीजेपी मंगलौर सीट के किले को भेदने की पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी ने यहाँ पर पैराशूट प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को उतारा है, पैराशूट के तौर पर। ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और देखिए, इसके अलावा मुस्लिम दलित बाहुल्य मंगलौर सीट पर बीजेपी ने आज तक जीत हासिल नहीं की है। ये कठिन जरूर है, लेकिन बीजेपी के लिए आसान भी हो सकता है। हर चुनाव में बीजेपी इस सीट पर तीसरे या चौथे नंबर पर रही है। ये यहाँ का इतिहास बताता है, चुनावी इतिहास। राज्य बनने के बाद से इस सीट पर बसपा और कांग्रेस का दबदबा हमेशा से रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ सबसे ज्यादा 24,101 वोट मिले। अगर हम यहाँ पर साल 2024 के चुनाव की बात करें तो ये घटकर के 21,000 के करीब रह गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र यहाँ पर 16,900 के करीब वोट मिले थे। लेकिन अगर हम देखें 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी यहाँ पर करीब 18,000 वोटों पर ही सिमट गई थी।
इस गणित को अगर देखा जाए तो बीजेपी के सामने इस बार फिर से चुनौती बनी बड़ी हुई है। और यहाँ पर बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का आज तक खाता भी नहीं खुला है। और करीब करीब अगर हम यहाँ का पूरा आंकड़ा देखें, ऑल ओवर द डिटेल्स अगर देखें, तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो घटता रहा है, बढ़ता रहा है। लेकिन अगर हम पूरे वोट शेयर की बात की रहे तो 1900 वोट ही यहाँ पर बीजेपी इतने सालों में बढ़ा पाई है। तो चलिए, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन के चलते ये सीट रिक्त हुई। तारीखों के ऐलान के साथ ही उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। अब सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और चुनावी मैदान में है। इस बार फिर से मंगलौर में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं। बसपा ने शरबत करीम अंसारी के बेटे उबेर दुर्रहमान को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन फिर से चुनावी मैदान में उतर आए हैं। वहीं बीजेपी ने दूसरे राज्य के करतार सिंह भड़ाना को उम्मीदवार बनाया है। ये एक बीजेपी की बड़ी रणनीति है। बीजेपी के लिए मंगलौर उपचुनाव किसी भी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में जिसकी भी सरकार रही है वो राजनीतिक दल उपचुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रहा है। लेकिन बसपा के गढ़ मंगलौर में जिस तरीके से अभी तक बीजेपी पहुंच नहीं पाई है, 5 विधानसभा चुनाव में 4 बार बसपा और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली है। बीजेपी के लिए ये सीट टेंशन वाली और टेंशन बढ़ाने वाली भी है। मंगलौर उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान होने वाला नहीं है। अगर बीजेपी को जीत तलाश रही है तो मुस्लिम और एससी एसटी फैक्टर को बीजेपी को साधना होगा। लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जो वोटर है बसपा का वोटर है। बसपा का कोर वोटर ये सभी जाति मानी जाती है, मुस्लिम जाति, एससी जाति, दलित जातियां, एसटी जाति, जितनी भी जातियां हैं ये बसपा का कोर वोटर है। इनको साधना, इनके किले को भेजना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी दावा कर रही है कि अन्य चुनावों की तरह मंगलौर के साथ ही बद्रीनाथ सीट पर भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। ऐसे में देखना होगा कि मंगलौर में कौन फतेह हासिल करेगा। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर होगी मुलाकात। तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।